प्रिय विद्यार्थियों, डिजिलेशन ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्लास 12 कॉमर्स के लिए इस क्लास में मैं आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय के कुछ और टॉपिक लेकर आया हूं। इन्हें आप सभी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, पार्ट 3। देखिए, यह तीसरा टॉपिक है, उपभोक्ता संतुलन। स्क्रीन पर जो आप साधारण भाषा में लिखे हुए शब्दों को देख रहे हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम उपभोक्ता संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे और उपभोक्ता संतुलन की मान्यताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इन शब्दों के साथ ही। देखिए, उपभोक्ता का अर्थ आप अच्छी तरह से पहले से जान चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा संतुलन की बात बता दूं। संतुलन का मतलब होता है एक बैलेंस। आप जानते हैं, बैलेंस मतलब ना किसी स्थिति में कमी ना किसी स्थिति में वृद्धि, एक समान स्तर होता है, संतुलित समान स्थिति होती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की बात की गई है। उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? उपभोक्ता संतुलन के लिए दो जगह बैलेंस होना चाहिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उपभोक्ता के दो प्रमुख घटक हैं संतुलन के लिए। एक उसके द्वारा व्यय की जाने वाली मुद्रा और दूसरा उसके द्वारा वस्तुओं पर व्यय की गई वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता। अर्थात वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता और उपभोक्ता द्वारा उन पर किए गए व्यय, दोनों का क्या होना चाहिए? उपयोगिता का, सीमांत उपयोगिता का बैलेंस होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। यही उपभोक्ता का संतुलन कहलाएगा। देखिए, अब हम अपनी भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता के पास साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। आप यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग सभी व्यक्तियों के पास या उपभोक्ताओं के पास साधन सीमित, अर्थात कहने का मतलब यह है आय सीमित होती है और उस सीमित आय से अपनी असीमित या अनंत आवश्यकताओं को वह पूरा करना चाहता है। अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह क्या करना चाहता है? अपने व्यय के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक उपभोक्ता अपने विवेकपूर्ण या अपने बहुत विवेक से वस्तुओं के खरीदने पर इस प्रकार से व्यय करता है कि जिससे उसको वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता और व्यय की गई धन की राशि की सीमांत उपयोगिता दोनों समान होती हैं और इस प्रकार से किए गए व्यय के ढंग में वह कोई परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि वह कई प्रकार से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति पर विभिन्न प्रकार से व्यय करता है। तो उसको सीमांत उपयोगिता और उसकी वस्तुओं पर किए गए व्यय की सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर हो सकती है। अब आप देखते हैं कि एक उपभोक्ता उसी स्थिति में संतुलन की अवस्था में रहेगा, वस्तुओं और मुद्रा की उपयोगिता जहां बराबर होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप इसकी मान्यताओं को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, उपभोक्ता के संतुलन के लिए वे ही मान्यता हैं जो उसके अर्थ में छिपी हुई थी। उपभोक्ता के संतुलन के लिए 5 मान्यताओं की यहाँ पे बात की गई है कि नंबर 1, उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है। अर्थात आप जानते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी इसलिए होता है और वह यह जानता है कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदना है, कहाँ किन वस्तुओं पर कितना व्यय करना है। यह इसकी पहली मान्यता है, तभी तो वह संतुलन की स्थिति में रहेगा। फिर दूसरी मान्यता है, उपयोगिता की गणना संख्यात्मक रूप में की जा सकती है। हम वस्तुओं के प्रयोग से मिलने वाली उपयोगिता को मापेंगे, तभी हम उसकी तुलना व्यय की गई राशि से करते हैं। तो यह भी एक मान्यता है कि उपयोगिता की गणना जो है संख्यात्मक रूप में की जाती है, जिससे हम मुद्रा की उपयोगिता को मापकर दोनों को बराबर कर सकते हैं। नंबर 3 है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? स्थिर होती है। यह इसकी तीसरी मान्यता है। सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपया है, वह 5,000 रुपया में से
4,000 रुपया की सीमांत उपयोगिता भी उतनी ही रहेगी और 1 रुपया की सीमांत उपयोगिता भी उतनी ही रहेगी। अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अर्थात अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर इसके बाद चौथी मान्यता है, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी कीमत और दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। नंबर 5वीं इसकी मान्यता है, उपभोक्ता के पास एक निश्चित आय होती है। अर्थात उपभोक्ता के पास साधन होते हैं जो वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं, जिनमें आसानी से और शीघ्र कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। और फिर इसमें लिखा है, छठी मान्यता लिखी हुई है, और छठी मान्यता यह है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थात उपभोक्ता संतुलन के लिए यह मान्यता अनिवार्य है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, तभी एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद देखिए आप, टेक्स्ट के रूप में उपभोक्ता का संतुलन का अर्थ बताया गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अर्थात अपनी सीमित आय से अपनी अनंत या असीमित आवश्यकताओं को पूरा करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार जब एक उपभोक्ता अपने विवेकपूर्ण व्यवहार से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तभी वह क्या होगा? संतुलन की स्थिति में रहेगा। और संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता अपने व्यय के ढंग में कोई परिवर्तन या व्यय करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करते समय उपभोक्ता का संतुलन स्थापित करने में मांग का नियम बहुत उपयोगी है। इस टेक्स्ट में बताया गया है, उपभोक्ता के संतुलन को उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित करती हैं। यह उपभोक्ता संतुलन का टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ अर्थ है, जिसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ता संतुलन की वही मान्यता है जो हमने अपनी भाषा में बताने का प्रयास भी किया है, थोड़ा उनको एक्सटेंड किया है। फिर लिखा है, उपयोगिता विश्लेषण के साथ उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। उपयोगिता विश्लेषण के साथ भी उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें देखिए आप, उपयोगिता विश्लेषण के साथ उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण एक व अनेक वस्तुओं के संदर्भ में आसानी से किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता का संतुलन एक वस्तु के संदर्भ में भी ज्ञात किया जा सकता है और उपभोक्ता का संतुलन एक से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में भी ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ किसी एक वस्तु के संदर्भ में यदि उपभोक्ता का संतुलन जानना है तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन एक वस्तु के संदर्भ में वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपने व्यय करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। यह निश्चित ही उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का एक बिंदु होता है, जहां उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके द्वारा सीमांत त्याग या व्यय की जाने वाली राशि की सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर होती हैं। तो इस स्थिति में एक उपभोक्ता एक वस्तु के संदर्भ में संतुलन की स्थिति में रहेगा। दूसरा लिखा है, दो वस्तुओं के संदर्भ में सीमांत उपयोगिता को जानने के लिए मैं आपको साधारण भाषा में एक स्टोरी के रूप में बताना चाहता हूं कि देखिए, दैनिक जीवन के व्यवहार में या दैनिक जीवन में एक उपभोक्ता या कोई व्यक्ति अपनी समस्त आय को किसी एक ही वस्तु के क्रय करने पर व्यय नहीं करता। क्योंकि उसके लिए अनेक आवश्यकताएं होती हैं, अनेक आवश्यकताओं पर उसको व्यय करना होता है, तब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो क्या होता है कि बाजार में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं के विकल्प होते हैं। तो इस स्थिति में वह क्या करता है कि
एक साथ अनेक वस्तुएं खरीदता है। एक साथ अनेक वस्तुएं खरीदने के लिए क्या करता है वह सबसे पहले सबसे अधिक आवश्यकता की तीव्रता वाली वस्तु को खरीदेगा, फिर उस वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदेगा जितनी की उसको उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात यदि वह एक ही वस्तु की इकाइयां लगातार खरीदता रहेगा तो वहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाएगा और उसके तुरंत साथ ही वह उस वस्तु की और अधिक इकाई नहीं खरीदेगा, बल्कि उसके स्थान पर अन्य वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ कर देगा। यह क्या हो रहा है कि एक साथ दो वस्तुओं को खरीद रहा है, फिर तीन वस्तुओं को खरीदेगा। अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि उस समय एक उपभोक्ता वस्तुओं का आपस में क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा। प्रतिस्थापन करेगा मतलब जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उस वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदेगा, और फिर जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी उस वस्तु का कम क्रय करने लगेगा। इस प्रकार से वह इस प्रतिस्थापन नियम के द्वारा वस्तुओं के एक संतुलन को प्राप्त करेगा और अपने द्वारा व्यय की गई राशि से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाएगा दो वस्तुओं के संदर्भ में। तो इस संतुलन की स्थिति को ही दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए उपयोगिता विश्लेषण के साथ उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण हमने एक वस्तु के संदर्भ में भी समझ लिया है, दो वस्तुओं के संदर्भ में भी समझ लिया है। अब टेस्ट के रूप में भी आप देखिए एक वस्तु के संदर्भ में बताया गया है कि उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में रहेगा। इसका मूल अर्थ वही है कि एक वस्तु के संदर्भ में अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उसकी सीमांत उपयोगिता समान होना चाहिए, तभी वह उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में रहेगा। ये दोनों ही बातें सबसे महत्वपूर्ण एक वस्तु के संतुलन, एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके साथ ही आप उपभोक्ता संतुलन को दो वस्तुओं के संदर्भ में टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। टेस्ट के रूप में यह एक फॉर्मूला भी यहाँ पर बताया गया है। एमयू का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अर्थात सीमांत उपयोगिता वस्तु एक्स की और सीमांत उपयोगिता वस्तु वाई की। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, वस्तु एक्स और वाई की सीमांत उपयोगिता है। पी एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत है, पी बाय बाय वस्तु की कीमत है और एक्स वाई की कीमत है। एम यू एम उपयोग की जाने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु एक्स अपॉन पी एक्स अर्थात वस्तु एक्स की प्राइस या कीमत इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाय अर्थात बाय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन बाय पी वाई अर्थात बाय वस्तु की कीमत इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, मार्जिनल यूटिलिटी एम अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ये तीनों ही बराबर होना चाहिए, तभी दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा। धन्यवाद।